इंडियन एक्सप्रेस द्वारा स्थापित रामनाथ गोयनका, क्योंकि सच्चाई हम सभी को शामिल करती है। जीवन और मृत्यु। मृत्युदंड पर एससी की पहल लंबे समय से लंबित थी। डेथ रो पर न्याय की दिशा में यह एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाने में निचली अदालतों के लिए एक समान मानदंड तय करने का फैसला स्वागत योग्य हस्तक्षेप है। यह एक ऐसा मामला है जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने अपने दम पर लिया था और अब इसे 5 जजों की एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया है। संदर्भ देने में, न्यायालय ने स्वीकार किया कि वर्तमान प्रथा दोषी को एक आशा कम नुकसान में रखती है, उसके खिलाफ तराजू को बहुत अधिक झुकाती है। मृत्युदंड लगाने की प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच 42 साल बाद बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मौत की सजा को बरकरार रखा और दुर्लभ से दुर्लभ सुरक्षा पेश की। मौत की सजा पर 2015 के विधि आयोग की रिपोर्ट ने आतंकवाद से संबंधित मामलों को छोड़कर मौत की सजा को समाप्त करने की सिफारिश की। रिपोर्ट ने वैश्विक प्रवृत्ति को सक्रिय प्रतिधारणवादी देशों में निरंतर गिरावट के रूप में नोट किया। 144 से अधिक देशों ने या तो कानून या व्यवहार में मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। भारत में, ऐसे समय में जब मौत की सजा देने वाले कानून बढ़ रहे हैं, मौत की सजा को लागू करने में प्रक्रियात्मक प्रतिबंध को बढ़ाना मौत की सजा के पूर्ण उन्मूलन और सक्रिय वकालत के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन है। भारत में मृत्युदंड की बहस एक निश्चित जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। 2016 के एक अध्ययन में 385 मौत की पंक्ति के कैदियों की प्रोफाइलों का विश्लेषण करते हुए प्रोजेक्ट 39 से एक आपराधिक सुधार वकालत समूह ने पाया कि ऐसे कैदियों में से 76% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या धार्मिक अल्पसंख्यकों के थे और 3/4 से अधिक कैदी थे। आर्थिक रूप से कमजोर और 62% से अधिक ने माध्यमिक विद्यालय पूरा नहीं किया। जबकि ये पूर्वाग्रह आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सामान्य धागा है, मृत्युदंड उन्हें एक अपरिवर्तनीय, अंतिम सजा की स्थिति तक बढ़ाता है। ट्रायल कोर्ट के फैसलों के एक अन्य 2020 प्रोजेक्ट 39 अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में 2000 और 2013 के बीच ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 80 मौत की सजाओं में से 60% से अधिक बाद में बरी हो गई या जहां उच्च न्यायालय द्वारा सजा को कम कर दिया गया। इसी अध्ययन से यह भी पता चला है कि 2000 से 2015 तक दिल्ली की निचली अदालतों ने जिन सभी मामलों में मौत की सजा सुनाई, उनमें से 72% ने समाज के सामूहिक विवेक को एक प्रभावशाली कारक के रूप में उद्धृत किया। डेटा मौत की सजा देने में ट्रायल कोर्ट के झंडे लहराने के दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संदर्भ में जोर देकर कहा कि एक ट्रायल कोर्ट को सामाजिक परिवेश, उम्र, शैक्षिकी स्तर, चाहे अपराधी को जीवन में पहले आघात का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक परिस्थितियों, एक अपराधी के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सजा के बाद को ध्यान में रखना चाहिए। आचरण, यह विचार करने के समय प्रासंगिक कारक थे कि क्या अभियुक्त पर मृत्युदंड लगाया जाना चाहिए। मामला व्यवहार में निरंतरता लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड का सामना करने वालों को निष्पक्ष, मानवीय और न्यायपूर्ण सुनवाई मिले, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु के बारे में है। हिंदू, आशाजनक संकेत। सशर्त होने पर भी एनएससीएन आईन की शांति की मंशा गतिरोध को तोड़ती है। अगस्त 2015 में हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर
संघ सरकार के साथ फिर से बातचीत करने के लिए विद्रोही नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुएवा गुट का निर्णय स्वागत योग्य है। यह एक गतिरोध को तोड़ता है जो अक्टूबर 2019 से वार्ता में जारी है, जिसे शांति समझौते की समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। वार्ता के फिर से शुरू होने की संभावना को पिछले हफ्ते तब बढ़ावा मिला जब NSCN, IM और अन्य नागा समूहों ने नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों NNPG में प्रतिनिधित्व किया और एक संयुक्त बयान में निंदा को दूर करने का संकल्प लिया और कहा कि वे कॉमरेड हैं, एक समझौते के लिए बातचीत, आगे बढ़ने के लिए एक संवाद के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के विधायकों और मंत्रियों के एक समूह के साथ NSCN, IM के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, एक ऐसा कदम जो फलीभूत हुआ है। अब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मंच तैयार है। एक प्रक्रिया जो लगता है पर डाल दी गई है। अक्टूबर 2019 में बैक बना। केंद्र और NSCN, IM को समीक्षा करनी चाहिए कि 2015 में फ्रेमवर्क समझौते के बाद से क्या गलत हुआ और 1997 में दोनों पक्षों के बीच हुए ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौते के बाद से जो जटिलताएं बनी हुई हैं। एक व्यापक शांति समझौते को रोकने वाला एक प्रमुख कारक नागा विद्रोह की बिखरी हुई प्रकृति और NSCN, IM के अलावा अन्य समूहों से निपटने के लिए केंद्र की आवश्यकता है। लेकिन समग्र रूप से उग्रवाद समय के साथ काफी कमजोर हो गया है और इसने बातचीत के लिए बातचीत का मार्ग प्रशस्त किया है। दूसरा, अन्य विद्रोहियों के अलावा NSCN, IM द्वारा किए गए बड़े नागालैंड से संबंधित मांगों का अन्य राज्यों में प्रभाव पड़ेगा और इसने बातचीत को जटिल बना दिया है। किसी भी समझौते को देश में मौजूदा राज्यों की सीमाओं को नहीं बदलने के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में टकराव हो सकता है जहां अंतर जातीय संबंध महत्वपूर्ण हैं। जहां एक सौदे को पूरा करने में केंद्र की साजिशों, विशेष रूप से वार्ता की गुप्त प्रकृति ने वार्ता में गतिरोध में एक भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट है कि एक अलग ध्वज और एक नागा संविधान की अधिक मांग NSCN, IM भी एक बड़ी बाधा रही है। पूर्व राज्यपाल और वार्ताकार RN रवि और NSCN, IM ने भी मामलों में मदद नहीं की। उपरोक्त मुद्दों पर मतभेदों को नागा समूहों और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा सीधे निपटाए जाने की आवश्यकता है। प्रचार के लिए समाधान का वादा करना ही काफी नहीं है।